नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं स्नातक कक्षा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएसडब्ल्यू के सब्जेक्ट सामान्य हिंदी, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। साथियों, इस क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुल 77 प्रश्न जोड़े हैं और इन 77 प्रश्नों में से मैं आपको बता देता हूँ 35 से 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार हर क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट होते रह रहे हैं। साथियों, अगर आप बिना किताब उठाए सिर्फ ये वीडियो देखकर एग्जाम सेंटर के अंदर सामान्य हिंदी का पेपर देने जाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साथियों, आप सामान्य हिंदी के पेपर में कभी भी गलत नहीं होंगे। आप उनमें से 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न ऐसे ही सही करके आ जाओगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। अब आप बोल दोगे कि ये पहला ही क्वेश्चन गलत बता रहा है, तो यहाँ पे साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक तो लॉर्ड वेलेजली थे, पर इनमें से देखें भी हमें पूछा क्या है। अब इनमें से देखिए साथियों, भारत हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, और यहाँ हमारा पेपर है सामान्य हिंदी का। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने जो ऑप्शन है, जॉर्ज गिलक्राइस्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा के अंदर पुस्तक तैयार की थी। कौन सी भाषा के अंदर? हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने पुस्तक तैयार की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, जिसकी स्थापना सन 1800 के अंदर कलकत्ता में हुई थी। और वहाँ पे जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने हिंदी भाषा में पुस्तक तैयार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज गिलक्राइस्ट। अगला हमारा प्रश्न है, किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है साथियों? कृति पताका ग्रंथ विद्यापति द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जसदेव सिंह का नाम किस खेल की कमेंट्री के लिए जाना जाता है, या किस खेल की कमेंट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, लेकर आज तक जसदेव सिंह का नाम हॉकी खेल के कमेंट्री के सर्व प्रसिद्ध ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध किससे है? हॉकी खेल की कमेंट्री से। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, इन्हें 1985 के अंदर पद्मश्री तथा 2008 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों, जसदेव सिंह का नाम किस खेल के कमेंट्री से है? हॉकी खेल के कमेंट्री से। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यूएनओ का अर्थ है संयुक्त राष्ट्रीय महासंघ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले विदेश मंत्री कौन थे। तो साथियों, यह प्रश्न सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्रीय महासंघ में हिंदी में भाषण दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है। तो जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं साथियों? मितभाषी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मितभाषी कहा जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस शब्द का अर्थ सखी होता है? किस शब्द का अर्थ सखी होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अली शब्द का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से हवा और आग का पर्याय शब्द कौन सा है? तो साथियों, हवा को कहा जाता है अनिल और आग का संबंध है अनल। तो हवा और आग का पर्याय शब्द कौन सा है साथियों? अनिल और अनल है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन, पूजनीय, ये क्या है? पूजनीय। उसके बाद पूजनीय, उसके बाद पूजनीय और उसके बाद पूजनीय। तो शुद्ध शब्द होता है साथियों पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? निरोग। ऑप्शन ए क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो साथियों, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है वह इंद्रजीत होता है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला को क्या कहा जाता है? और गुड़ाकेश। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश। गुड़ा कौन है साथियों? तो मैं आपको बता देता हूँ, पांडवों में कुंती पुत्र अर्जुन का नाम किसका नाम है? अर्जुन का नाम है क्या नाम से? गुड़ा के नाम से जाना जाता है। ये गुड़ा कैसा है? उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त की थी। जब से नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, गुड़ा केस का। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दावानल। दावानल का अर्थ है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, दावानल का अर्थ क्या है? जंगल की आग। जंगल की आग का संबंध या जंगल की आग को दावानल के नाम से कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस शब्द का अर्थ शरीर का एक अंग है? तो ये साथियों सिंपल सा प्रश्न है। नाग, नग, जलन और नाग। तो इनमें से आपको देखते ही पता चल जाएगा भी नाक है वो क्या है? नाक, नोज मतलब मानव शरीर की नाक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द साथियों मैं आपको बता देता हूँ, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, सूरज, रवि, अरुण, पतंग। क्या है साथियों? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, सूरज, रवि, अरुण, पतंग। तो अरुण, पतंग, इनमें से क्या हो जाएगा? पतंग एक ऐसा है जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भगिनी का अर्थ है। तो भगिनी का अर्थ क्या साथियों? बहिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिन। बहिन क्या है? भगिनी का अर्थ है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी अर्थात बोलने की दृष्टि से साथियों अधीन, मैथिली, अतिथि और रात्रि में से वर्तनी की दृष्टि से अतिथि शब्द क्या है साथियों? अशुद्ध है। इसे कैसे लिखा जाता है? अतिथि को लिखा जाता है, लास्ट में जो थी है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे अतिथि शब्द क्या है? गलत है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईयरली शब्द का अर्थ बताइए। आप सभी जानते हो ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात वार्षिक एग्जाम या वार्षिक का संबंध किससे है? ईयरली से है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आर प्रत्यय नहीं है? आर प्रत्यय किसमें नहीं है? तो साथियों लुहार, सुनार, कुम्हार और अनार में लुहार को जब हम अलग अलग करें तो लो प्लस हार लुहार होता है। सुनार प्लस सु प्लस आर, सुनार, कुमार और अनार में आर प्रत्यय है, बल्कि लुहार में लो प्लस हार होता है। तो यहाँ पे हार प्रत्यय है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, जिज्ञासु। जिज्ञासु शब्द के लिए एक उपयोग होता है साथियों जिज्ञासा, जिसको जानने की इच्छा हो, जो जानने के इच्छुक को जिज्ञासु कहलाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधि शब्द का अर्थ बताइए। तो अधि शब्द का अर्थ होता है साथियों ऊपर या अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल
पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बता देता हूँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र की बात की जाए साथियों, तो कवि वचन सुधा एक ऐसा पत्र है जिनकी इन्होंने संपादित पत्र है। उसके बाद में बाल मनोहर भी इनकी एक संपादित पत्र है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से संकट, यहाँ पे संकट नहीं है साथियों, यहाँ पे क्या है? संकर। संकर शब्द कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, टिकट। टिकट घर क्या है? एक संकर शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है? तो साथियों कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? अमृत राय को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अनुज शब्द किस अर्थ के लिए उपयोग होता है? तो साथियों अनुज, मेरा अनुज भाई अर्थात तो छोटा भाई। अग्रज की बात करें तो बड़ा भाई। तो यहाँ पे पूछा गया है साथियों अनुज, तो अनुज उपयोग होता है छोटे भाई के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो साथियों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात की जाए साथियों, तो इसमें मैंने इसमें दो ऑप्शन लिख रखे हैं साथियों, एक तो गृहिणी और एक वाल्मीकि। तो यहाँ पे अपने को शुद्ध शब्द की तुलना करनी है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? वाल्मीकि है। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? वाल्मीकि है। उसके बाद में वाचाल, वाचाल का सही वाचाल शब्द का सही विलोम शब्द है। तो साथियों वाचाल शब्द का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला का विलोम क्या हो जाएगा? चुप रहने वाला। अर्थात क्या होता है? मूक। गूंगा, गूंगा क्या होगा? मूक। वाचाल का विलोम शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही पर्याय चुनिए। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, बिजली, इसमें सी हमारा ऑप्शन है। बिजली, चपला, चंचला ये विद्युत के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अक प्रत्यय बना हुआ शब्द किससे बना हुआ है? तो साथियों यहाँ बात की जाए अक प्रत्यय से बने हुए शब्द की, तो चालाक में अक प्रत्यय नहीं है, तिराक में अक प्रत्यय नहीं है, लेखक में क्या है? अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय किसमें? लेखक में। नाराज में भी अक प्रत्यय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक। अगला हमारा प्रश्न है, अमल, अमल शब्द का युग्म अर्थ बताने वाला विकल्प चुनिए। तो साथियों अमल का अर्थ होता है, जो ये अमल जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ उस अमल का अर्थ है खटास या खट्टा। तो दूसरे का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ और खटास शब्द युग्म का अर्थ है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर्वत का सही शब्द युग्म चुनिए। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पृथ्वी पर्वत का सही शब्द युग्म है, जो कि आप कमेंट में मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैंने 75% जोड़े हैं। मैं आपको इसका ऑप्शन जब किसी का कमेंट आ जाएगा उसके ही प्रति उत्तर में आपको बता दूंगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। पृथ्वी पर्वत शब्द का सही युग्म कौन सा है? अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद। अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुच्छेद शब्द में यहाँ पे जो मार्क कर रखा है साथियों ये गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग है अनुच्छेद में उपसर्ग है। अगला हमारा प्रश्न है, कंचन हेम हिरण्य शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो साथियों कंचन हेम हिरण्य शब्द सोना के पर्यायवाची शब्द है। किसके पर्यायवाची शब्द है? सोना के। अगला हमारा प्रश्न है, अधम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो साथियों अधम का अर्थ होता है कठोर और उत्तम का अर्थ होता है मुलायम या नरम दिल वाला, उत्तम दिल वाला। तो ये इसका सही अधम का हो जाएगा उत्तम। अगला हमारा प्रश्न है, मीरा का विवाह है चित्तौड़गढ़ के किस राजकुमार से हुआ है? तो साथियों मीरा का विवाह है चित्तौड़गढ़ के
राजकुमार भोजराज के साथ हुआ है। यह कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। मीरा के पति का नाम क्या है? तो भोजराज सिंह इनके पति का नाम है। ये चित्तौड़गढ़ के राजकुमार थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकलन समरण का है? तो समरण की बात की जाए साथियों तो महादेवी वर्मा का संबंध है। तो महादेवी वर्मा की जो समरण है इसमें उन्होंने रसीम, नीरजा और सांध्य गीत, ये तीन ऐसे हैं, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, ये मैं आपको बता देता हूँ इनका संबंध किससे है? काव्य संग्रह से है। परंतु अतीत के चलचित्र यह क्या है? संकरण है। रसीम, नीरजा, सांध्य गीत ये काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा के, और अतीत के चलचित्र क्या है? ये काव्य संग्रह है, सॉरी समरण है। अगला हमारा प्रश्न है, गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ, गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म कब हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ, तारा प्रकाश जोशी का जन्म हुआ था 25 जनवरी 1933 को। कहाँ हुआ था साथियों? जोधपुर में हुआ था। विकिपीडिया के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान किस स्थान से है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान में किस स्थान से है? तो वो आपको दिखाएगा जयपुर। परंतु गीतकार तारा प्रकाश जोशी का संबंध राजस्थान जिले से है, जहाँ पर 25 जनवरी 1933 को इनका जोधपुर में जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला इनके बचपन का नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत भारती क्या है साथियों? भारत भारती के लेखक कौन है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण क्या है? भारत भारती के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कबीर का मृत्यु स्थान माना जाता है। ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिख के क्यों किया है कि कबीर का जन्म स्थान है, यहाँ पे पूछा गया। तो जन्म स्थान है कबीर का कौन सा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है जो कि इनका जन्म स्थान है। परंतु मगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मगर यहाँ पे क्या है साथियों? इनका मृत्यु स्थान है। तो जन्म का मृत्यु स्थान, कबीर का मृत्यु स्थान कौन सा है? मगर है। अगला हमारा प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन है? मीराबाई के गुरु कौन है? तो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मीराबाई के गुरु रैदास जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है साथियों? माधुर्य भाव की। ये प्रश्न हर बार सामान्य हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मेरा वेतन ऐसे रानी गीत के गीतकार कौन है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी तारा प्रकाश जोशी मेरा वेतन ऐसे रानी गीत के गीतकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत किस रचना से अवतरित है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त, कहाँ से? चंद्रगुप्त रचना से अवतरित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा हम निबंध की बात की जाए साथियों तो सच्ची वीरता एक निबंध है जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा के। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सुभद्रा समरण की लेखिका है? तो साथियों यहाँ 90%
छात्र इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुभद्रा समरण की लेखिका महादेवी वर्मा को माना जाता है। यहाँ पे गलती क्या होती है साथियों, सुभद्रा शब्द देखकर इसमें भी सुभद्रा कुमारी चौहान प्रश्न ज़्यादातर बिना देखे लोग इसे ए को क्लिक करेंगे, परंतु सुभद्रा समरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कबीर का जन्म माना जाता है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, कबीर का जन्म कब माना जाता है। तो इसकी हम बात की जाए साथियों, तो संवत 1455 में कबीर का जन्म माना जाता है। अब हम बात करें साथियों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, मीराबाई के पिता का क्या नाम है। मीराबाई के पिता का नाम है साथियों रतन सिंह। जब यहाँ पे पूछा जाए पति और पिता में फर्क देखना, मीराबाई के पति का नाम था भोजराज सिंह और पिता का नाम है रतन सिंह। तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, आकाशदीप किस विद्या की रचना है। तो इसी पेपर में दिया हुआ है आकाशदीप कहानी लिखा हुआ है। तो आकाशदीप किस विद्या की रचना है। तो यह कहानी विद्या की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। अगला हमारा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किस विद्या की रचना है। तो आचरण की सभ्यता एक निबंध है। आचरण की सभ्यता क्या है, एक निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। अगला हमारा प्रश्न है, गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान है। तो साथियों, तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान विकिपीडिया के अनुसार जयपुर माना गया है, परंतु इनका जन्म स्थान जोधपुर है। तो आप यहाँ क्या करके आओगे वो आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि किताबी भाषा के अंदर जोधपुर ही इनका जन्म स्थान माना गया है। परंतु अगला हमारा प्रश्न है, चंपा किस कहानी का पात्र है। चंपा किस कहानी का पात्र है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, चंपा और बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी थी साथियों सत्य के मेरे प्रयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य के मेरे प्रयोग। अगला हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का नाम किस वाद से जुड़ा है। तो महादेवी वर्मा का नाम छायावादी के नाम से जुड़ा है। तो छायावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गोदान किस विद्या की रचना है। तो साथियों गोदान एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला हमारा प्रश्न है, संदेश राशक किस काल की रचना है। तो यहाँ पे बात की जाए साथियों संदेश राशक की, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ साथियों कि संदेश राशक 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच लिखा गया था, और 1000 ईस्वी से 11000 ईस्वी तक के काल को क्या काल कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, चपला चमके घन बीच पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे बात हुई थी साथियों, पीछे एक प्रश्न था जिसमें चपला, चंचना और बिजली। तो यहाँ पे चपला का अर्थ है बिजली। बिजली चमके घन, घने बादलों के बीच के अंदर बिजली चमक रही है। इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला हमारा प्रश्न है, दृश्य बिन दुखन लागे नैन। क्या है, दृश्य बिन दुखन लागे नैन। तो साथियों यहाँ पे मीराबाई कृष्ण की भक्ति कर रही है, और वह कन्हैया से कह रही है कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे आंखें दर्द करने लगे हैं, तो मुझे आप दर्शन दो। तो दर्श बिन लागे, तो यह मीराबाई द्वारा रचित है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर द्वारा रचित पदों के संग्रह का नाम बताइए। तो कबीर के द्वारा रचित
पदों के संग्रह को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान माना जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो साथियों, पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित रचना मानी जाती है। तो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित रचना चंदायन है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना की रचनाकार महादेवी वर्मा है? तो मैंने आपको बताया था साथियों, महादेवी वर्मा की रचना है समृति की रेखाएं। समृति की रेखाएं रचना है महादेवी वर्मा की। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक करौली के टिन से थकन उदासी का नाता है, यह पंक्ति किस उद्धृत की ली गई है? तो साथियों, तारा प्रकाश जोशी की एक कविता मेरा वेतन, उसमें से यह ली गई है, जिसमें एक टिन की चद्दर है। वहाँ पे व्यक्ति जो थका हुआ, हारा, नौकरी पेशे वाला आदमी एक थकान के साथ, उदासी भरे नाते के साथ बैठा है। अर्थात थकान और उदासी का एक अलग ही नाता है, उसके बारे में कवि कहना चाहता है। अब कहा जाता है कि गांधी जी की पढ़ाई का 1 साल खराब हुआ, यह किस कारण हुआ? तो गांधी जी ने कहा था साथियों कि वो विवाह के कारण दुखी थे और विवाह के कारण ही उनकी पढ़ाई का 1 साल खराब हो गया था। अब उसके बाद में है अन्न लहक का अर्थ है। तो साथियों, अन्न लहक का अर्थ है, संस्कृत भाषा के अंदर बात की जाए तो अहम ब्रह्मासी, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। इसका ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया? मैं ही ब्रह्मा हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, वर्दंत की पंक्ति कुंदकली, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो साथियों, में हम बात की जाए वर्दंत की पंक्ति कुंदकली, तो यह कवितावली से ली गई है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों, तुलसीदास के द्वारा रचित जो रचना है वो कृष्ण की तावली है, दोहावली है, बन्ने रामायण है, रामचंद्रिका नहीं है, रामचरित्र मानस है उनकी कविता। तो इसका सही, तुलसीदास के द्वारा रामचंद्रिका लिखित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से बीजक का अंग है। निम्न में से बीजक का अंग, तो साथियों इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, रेखता से क्या अभिप्राय है? रेखता से क्या अभिप्राय है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, हिंदी भाषा के ज्ञान से प्रो, हिंदी भाषा का ही एक रूप रेखता है। तो यहाँ पे शब्द आ जाएगा, रेखता क्या है? एक भाषा है। हिंदी भाषा के संज्ञान से प्रो की भाषा को रेखता कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। तो कबीरदास अपने गुरु किसे मानते हैं? रामानंद जी को अपना गुरु मानते हैं। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद जी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है साथियों कबीरदास के गुरु रामानंद जी को। पर यहाँ पे अपने पास रामानंद जी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप ये कह दोगे रामानुज ऑप्शन है, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, पंप कवि है। तो यहाँ पे मूल जिन्होंने जो संवेदना निभाई थी भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में, तो वो थे कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी। परंतु उनके साथ 4 अन्य संत थे जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, और उनमें एक मुख्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने इसमें खास भूमिका निभाई थी। तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा श्रेय दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्या को गद्य की कसौटी माना जाता है? गद्य की कसौटी माना जाता है साथियों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निबंध को गद्य भाग की कसौटी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं है? मैंने इस वीडियो के अंदर 75 प्रश्न जोड़े हैं, 76 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं है? तो मुझे आप इसका
उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं है। गुरु नानक जी, गुरु पिपा, धन्ना और रस खान, चारों में से कौन से कवि को संत शाखा में नहीं माना जाता। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।